अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लाहौर। मुझे कहते हैं सुहाग सल। रोजाना मेरा और आपका साथ होता है पूरे 1 घंटे का। लेकिन इस 1 घंटे के लिए मेरी टीम सारा दिन इस चीज़ को लाइन अप करती है कि आपने किस गेस्ट को बुलाना है, क्या बात करनी है, क्या टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस करना है। मतलब एक पूरे दिन की तगोदो मेहनत गेस्ट को लाइन अप करना, हर एक चीज़ के प्रॉपर प्रोसीजर के तहत 1 घंटे का ये छोटा सा प्रोडक्टिव प्रोग्राम हम करते हैं। मतलब प्रोग्राम का आगाज़ मैंने इस बात से इसलिए किया है, इस बात को मैंने लिंक करने की कोशिश इसलिए की है बिकॉज आज के प्रोग्राम की अच्छी थॉट जो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही है कि अगर आपने कोई भी काम करना हो तो आजकल हम पता क्या करते हैं, उठते हैं और हमें लगता है कि हम उठेंगे और सुबह उठकर देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, लाइव एग्जाम्पल मेरे शो की। अभी यहाँ पर कोई एक ऐसा फंक्शन ऐसा था जो कि फंक्शन नहीं कर रहा था, मतलब पीजीएम हमारा होता है जिसको हम देखते हैं, जिस पर स्क्रीन पर हम अपने आप को देखते हैं, वो चल नहीं रहा था। तो हमारी टेक्निकल टीम आगे से कहती है कोई मसला नहीं, हम चलेगा तो देखा जाएगा। मतलब एक अच्छी बात है कि आप रिस्क लेते हो, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल इसलिए कोट कर रही हूँ कि बाज़ औक़ात एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हमें चलना पड़ता है, उसके बगैर जिंदगी काम नहीं करती। प्री प्लानिंग, पोस्ट प्लानिंग ये तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये काम जिंदगी में हम करते नहीं हैं। अब क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन जब होता है तो फिर देखा नहीं जाता। तो ये चीज़ें जो है ये आपको डिस्टर्ब करती है आपकी ज़िंदगी में। कोशिश करें थोड़ा सा चीज़ों को प्री प्लान करें। हाँ, एक और सेंटेंस बहुत बोला जाता है कि सडन प्लान्स आर ऑलवेज गुड। ये बड़ा अच्छा होता है कि जब आप कोई सडन चीज़ प्लान कर लेते हो, ज़िंदगी में चलते हो और चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये प्री प्लान की स्ट्रैटेजी जो अगर इंट्रोड्यूस कराई गई है, लोगों ने इस पर काम किया है, अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो हमें ये काम करना पड़ेगा। तो प्री प्लानिंग करके ज़िंदगी में चलेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन कल के प्रोग्राम की बात आज के प्रोग्राम में भी कोट करूंगी अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले कि भाई ईद गुजर गई है। वी आर डन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक यानी मंडे, और आज है ट्यूसडे। तो मंडे ब्लूज से आप निकल आए होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो गोश्तखोरी हमने ईद के त्योहारों में बहुत ज़्यादा की है ना, उस स्टैंड से अभी तक हम निकल ही नहीं सके। और मेरे ख्याल से अगले कुछ महीनों तक, दिनों की बात नहीं करी, हफ्तों की बात नहीं करी, महीनों तक इससे हम निकल नहीं सकते। सुबह गोश्त, दोपहर को गोश्त, शाम को गोश्त, मतलब दिन में 3 टाइम नहीं 6 टाइम लोगों को मैंने खाते हुए देखा है। तो अब आपके इस मसले के हल के लिए इस प्रोग्राम को हमने आज कोशिश की है कि ऐसे गेस्ट, ऐसे पैनल को बुलाया जाए, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ऑन काइंड ऑफ फील्ड, ताकि बारी बारी उनसे बात करके आपके जो मसले हैं ना फौरन आप क्लिक करें, जी मुझे भी यही मसला है, मुझे भी यही मसला है। तो उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। मेरे साथ डॉक्टर फरूख बशीर मौजूद है और ये डॉक्टर है, पेशे से ऑर्थोपेडिक है। डिटेल में इनसे बात करेंगे कि आपके क्या क्या मसले हैं और इनसे हमने क्या क्या टिप्स लेनी है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। डॉक्टर वाजिद बलोच हमारे साथ मौजूद है, यूरोलॉजिस्ट हैं और माहिर अमराज़ गुर्दा और मसाना भी नहीं कहते हैं। मैं अपने प्रोग्राम में हर चीज़ को ना एडमिट और ऑन कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं आपके लिए। यूरोलॉजिस्ट बोलना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। प्रोग्राम से पहले मैंने उनसे पूछा कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो उर्दू में आप लोगों को कम समझ आना था बिकॉज ये ऐसे कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो आम फहर नहीं होते, लेकिन इनका ताल्लुक जो है इस फील्ड से है कि माहिर अमराज़ गुर्दा और मसाना की जितने भी मसाइल हैं उसको आज डिटेल में हम इनसे डिस्कस करेंगे और आपके मसलों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। और हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं, ये भी माहिर अमराज़ गुर्दा और मसाना है और इनसे डिटेल में इस हवाले से बात करेंगे कि अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है, बिकॉज हम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं, तो आपके सवालों को भी प्रोग्राम में शामिल किया जा सकता है। तो ईद के एतबार से मुझे लगता है भी सबको मसले ये है, मैं ईद वाले आई थिंक ईद का सेकेंड डे था जो मेरी न्यूज़ थी, मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मुझे पता लगा कि 5 अस्पताल सरकारी लाहौर के जो है वहाँ पर हज़ारों की तादाद में मरीज़ पहुँच गए हैं। तो आप सोचिए कि ईद वाले दिन अगर आपके घर के 4 फर्द लेके आपको अस्पताल पहुँच गए हैं तो उन 4 अफराद का और आपका क्या हशर होगा। तो ये क्यों होता है ये हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर आपके आने का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। प्रोग्राम का बाकायदा इस बात से कर लेते हैं आगाज़ के अब दिन तो शुरू हो गया हमारा, लेकिन अभी तक पिछले दिन से और पिछले कुछ दिनों से हम निकले नहीं हैं। डॉक्टर साहब इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर हम इन चीज़ों को देखें तो डायरेक्टली ये चीज़ हमारी बॉडी के हर हिस्से पे उतना ही इफेक्ट करती है जितना मैदे पे करेगी, मसाने पे करेगी, हड्डियों पे करेगी, व्हाट्सोएवर, लेकिन हम ज़्यादती करते हैं, जबकि हमें ये पता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। अब हमने कुछ मिक्स भी नहीं करना है ना, ईद गुजरी है तो हमने सुबह कढ़ाई खानी है, शाम को बारबेक्यू खाना है और मतलब गोश्त खोरी की इंतहा कर दी हमने। कितना ज़्यादा फ़ायदे के साथ जो हम सोचते हैं ना कि बड़ा छोटा गोश्त खाओ फ़ायदा होगा, नुकसान कितना हो सकता है इस चीज़ को तो हम कंसीडर ही नहीं करते। जी थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अहम बात है जो आपने आज इस ये टॉपिक रखा है गोश्त के बारे में। देखें हम माशाल्लाह है ही गोश्त खोर नेशन है। गोश्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आयरन बनता है, गोश्त हमारा जिस्म बना हुआ है गोश्त से, तो गोश्त बहुत ज़रूरी है, एक लाजमी हिस्सा है खुराक का। प्रोटीन एक का मेजर सोर्स है, प्रोटीन बॉडी की सबसे अहम ज़रूरत है जो हमारे वर्क करने के लिए। ये कुछ फ़वाद, बल्कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। कोई भी चीज़ एक हद तक खाई जाए तो वो फ़ायदा देती है, ठीक है।
कोई भी काम जो एक हद से ज़्यादा किया जाए वो नुकसान देता है। अब बात ये है कि हम एक थोड़ी एग्रेसिव नेशन होने के नाते हम हर काम को बहुत ज़्यादा ही करते हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। यस, ठीक है, प्रॉब्लम हमारा ये है। हम कहते हैं कि वो जो प्रोटीन हमने एक महीने में हमारी बॉडी को चाहिए ना, वो हमने एक दिन में ही पूरी कर देनी है, 3 टाइम 6 टाइम खाना 6 खा टाइम। के। अच्छा, ये गोश्त, ये वो लोग नहीं है, इनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो वैसे भी ईद के अलावा भी डेली गोश्त खाते हैं, लेकिन ईद के दिनों में ठीक है, ये एक सेलिब्रेशन है, एक त्यौहार है, तो इसको त्यौहार के तौर पे मनाना चाहिए। यार जिस्म तो आपका अपना ही है ना, गोश्त तो आप वैसे भी खाते हैं, डेली खाते हैं, दूसरे चौथे दिन खा लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपका अपना जिस्म है, इस पर रहम करें, ये गोश्त को उतना ही खाएं जितना आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। अब कोई भी चीज़ मैं खाता हूँ, मैं दाल भी ज़्यादा खाता हूँ, मैं सब्ज़ी भी ज़्यादा खाता हूँ, उसका इम्पैक्ट एट मेरी बॉडी पे होना है, उसने एब्जॉर्ब करना है, उसने इसको सारे को च्यू पहले करना है, च्यू करके उसने इसको डिज़ोल्व करना है, फिर ऑब्जॉर्ब करना है, फिर बाहर भी निकालना है। अच्छा डॉक्टर फरूक, एक और बात ये भी है कि अगर हम इन तमाम चीज़ों को देखें तो हम अगर आप दाल की बात कर रहे हैं, आप रोटी की बात कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, चावल की बात कर लें, तो ज़्यादती तो हर चीज़ की बुरी होती है, ये हम जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो अहम चीज़ है वो ये है कि ईद का त्यौहार है, तो हमने क्या करना होता है, एक तो हम गोश्त बनाते हैं, ऊपर से ढेर सारे मसाले उसमें डाल देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें डाइजेस्ट होनी भी है, जो प्रोटीन हम तक पहुंचनी भी है, वो भून के जब मज़ेदार सी कढ़ाई बनाते हैं ना, ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों ने मैंने तो 2 दावतें अटेंड की और 2 दावतों पे जिस किस्म की कढ़ाई बनी हुई थी, मुझे बहुत मज़ा आया। बट स्टिल इतने मसालों के बाद कहीं वो प्रोटीन की जो ग़िज़ाइयत होती है वो कहीं मिस तो नहीं हो जाती? क्या कभी आपने इस चीज़ के बारे में सोचने की कोशिश की है? डॉक्टर वाजिद, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अगर हम मैदे के अमराज के अतबार से बात करें तो ज़्यादातर केसेस हमें ईद के इन दिनों में नज़र आए हैं, तो इसकी एक वजह ये भी कि चले हम प्रोटीन ले रहे हैं, कुर्बानी है, फरीज़ा सर अंजाम दिया, हमने गोश्त खाना भी है, दावतें भी करनी है, लेकिन जो हमारा तरीक़ाकार है बनाने का, क्योंकि मसालों के बगैर तो हमारे घर में कुछ चीज़ अंडा नहीं बनता हमारे घर मसालों के बगैर, तो ये जो मैदे के अमराज होते हैं, ज़्यादातर इसकी वजह आपको क्या लगती है? गोश्त खोरी होती है, जिस तरह से हम गोश्त बनाते हैं वो मसाला जात होते हैं? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। मेरा ताल्लुक़ तो चूँकि गुर्दा मसाना से है, लेकिन मैदे के बारे में भी हम जानते हैं। अच्छा, इस तरह है कि मैदे के लिहाज से भी गोश्त उतना ही ख़तरनाक होता है कि जिसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, और फिर मसाले होना, ये ज़्यादा फिर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ के। तो इन तमाम वजूहात की बेस पे जो आपके मैदे के प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऑब्वियसली ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जो लोग ज़्यादातर गए हैं वो गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी मैदा प्लस अंतड़ियों के अमराज जो इसकी ज़्यादा ओवर ईटिंग से हुए हैं। तो हमारा जो मैदा है वो बेसिक पॉइंट है। ऑब्वियसली उस जिस तरह आपने फ़र्क साहब ने फरमाया, आपने भी कहा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। यस, ट्रू। तो इसी वजह से बेसिकली ये हो रहा है कि जितना आप एक लिमिट तक तो चीज़ें आप खाएं, जिसके अंदर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि जी मसाला जात और ये चीज़ें ऑब्वियसली ये भी मैदे के लिए ठीक नहीं होती। फिर उसके साथ साथ जो हम भूल जाते हैं कि वो अगर आप गोश्त पूरा प्योर गोश्त खा रहे हैं तो साथ में सैलड है, दही का बड़ा अच्छा इस्तेमाल है, ये चीज़ें एसिडिटी को कम करती हैं और मैदे के अमराज को कम करती हैं ये चीज़ें। और पानी का इस्तेमाल, जो हदीस मुबारक है कि जी खाने से पहले आप पानी पिएँ, वो बिल्कुल 100% ट्रू है। खाने से पहले आप पानी पिएंगे और आपका जो यही है जो बेसिक पॉइंट आपने मैदे का जो आपने रेज़ किया, इससे मैदे का अमराज बड़े अच्छी तरह कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए आप बड़े अच्छे से एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, बिकॉज हमारा रोज़ का काम है तो हमारे गेस्ट चेंज होते हैं, लेकिन मैं तो वही रहती हूँ, ये हॉट सीट भी वही होती है। मतलब रोज़ाना कोई नई बात करने के साथ साथ कोई ना कोई पुरानी बात का लिंक कहीं ना कहीं से निकल ही आता है। मतलब आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में बात डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि हम सबको पता है कि खाने से पहले पानी पीना है, हमें पता है कि अहदीस भी हैं, हमें अहकामात भी हैं, और हमारी इस्लाम टेक्निकल एतबार से, साइंसी एतबार से भी बाज़-औक़ात वो चीज़ें बाद में जाके साबित हो जाती हैं, लेकिन हम उस चीज़ पर अमल दरामद उस तरह से नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अब अगर सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर तो हमारा कोई भी मील मुकम्मल नहीं होता, ख़ास तौर पर तो ईद पे दावत का जो एक दस्तरखान बिछता है उसमें कम से कम 3 किस्म की तो ड्रिंक्स पड़ी होती हैं, एक ऑरेंज पड़ी होती है, एक ब्लैक पड़ी होती है, एक वाइट पड़ी होती है, हर कोई अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अब ये चीज़ें आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कितना मुतासर करती है? एक्चुअली हमें ये लगता है कि हमें डाइजेस्ट हो गया। ये मेरा बहुत बड़ा मसला है डॉक्टर ली, ये मेरा भी मसला है, और शायद मैंने अब इस चीज़ को ओवरकम किया बिकॉज आप लोगों से मुलाकात होती है, वो समझ आती है कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट और आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों में कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप किसी भी मील के ऊपर सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हैं तो वो डाइजेस्टिव है, बिकॉज हमें फौरी तौर पर वो एक डकार आ जाता है, तो हमें लगता है कि वो बिल्कुल एक ईज आउट हो जाते हैं, हम फॉर द टाइम बिंग बड़ा वो रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो किस तरह से हमें डैमेज कर रही होती है, हमारे मैदे को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है टुडे टॉपिक इसके लिए ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, गोश्तखोरी के साथ साथ जो हमारे लोगों में प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग इवन मेरी फैमिली में भी बहुत सारे ये मसाइल हैं कि जब भी कोई वो गोश्त लेंगे या कोई फास्ट फूड लेंगे, अनटिल अनलेस दे डोंट ड्रिंक द कोल्ड ड्रिंक, वो समझते हैं कि शायद हमारी कंप्लीट ही नहीं हुआ, मील ही कंप्लीट नहीं हुआ। मील कंप्लीट नहीं हुआ, और वो जैसे आपने बात की डकार नहीं आया तो हमें हाजमा नहीं हुआ। एग्जैक्टली। जबकि अगर आप प्रीवियस शुरू में जब ये पेप्सी कोक, सॉरी मैं नाम ज़्यादा नहीं लूँगा, इवन ऑल कोल्ड ड्रिंक्स जब ये शुरू में लॉन्च हुई थी तो इन्होंने बड़ा प्रमोट किया था कि बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, जिसमें शुगर है, ये है, वो है। लेकिन इन 2000s ये बात प्रूव हो गई है कि दीज आर कैल्शियम ईटर्स बेसिकली। व्हेन यू यूज़ देम दे एक्चुअली एब्जॉर्ब द कैल्शियम्स विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड फॉर हेल्थ। यस। तो मैं अपने नाजरीन को आपके तवज्जुह से और अपने पेशेंट्स को भी सबको बताना चाहूँगा कि कोल्ड ड्रिंक जो है एक जहर है, तो यू शुड अवॉइड देम एंड अदरवाइज़ आने वाली न्यू जनरेशन में आप इसमें चेंजेस फील करेंगे। आपके बच्चे, क्योंकि हम तो चलें ग्रोन अप हो गए हैं, अच्छा, ठीक है, कैल्शियम की हमारी बात भी ग्रोथ करिए। इफेक्ट होती है, बट जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं हमारे, जब वो ग्रो कर रहे हैं उन्हें कैल्शियम की ज़रूरत है, दे विल। अच्छा, अभी से ये चीज़ हमें फील होना शुरू हो गई है। मतलब अगर छोटे बच्चों को देखो तो वो एक ही चीज़, बल्कि दो चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं। एक, अगर आप उन्हें ड्रिंक दे दो, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा अगर आप उन्हें फ़ोन दे दो। ये दो इनके लिए ऐसी मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ें हैं जिसके लिए हम उन्हें आराम से किसी भी बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं और वो कन्विंस हो भी जाते हैं। अब ये जो बच्चे हैं, इनमें ये चीज़ हम देख रहे हैं कि वो उस तरह से परवान चढ़ रही है कि चाहते हुए भी, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा छोटा भाई जो है वो कोक ना पिए, मैं चाहती हूँ कि वो सॉफ्ट ड्रिंक ना ले, लेकिन जब आप देखते हो कि उनका गोश्तखोरी की तरफ उस तरह से, मतलब अगर आप बीफ की बात करें, मटन की बात करें या घर के खाने की बात करें, तो ध्यान उस तरह से उन चीज़ों की तरफ नहीं जाता। उसी मील का या उसी मीट का अगर आप उन्हें बर्गर बना दें तो वो ज़रूर खाएंगे। तो बाहर से जाने की बजाय, लाने की बजाय, थोड़ी सी मुशक्क़त करने की वजह से हम घर में ये काम नहीं करते। लेकिन आपने कैल्शियम की बात की, हड्डियों की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली वो चीज़ लॉन्ग रन के लिए अगर हम देखें तो बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए डैमेज कर देती है और हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। डॉक्टर फरूक, बच्चों की मतलब यही ग्रोइंग एज होती है जिसमें आपने सारी ज़िंदगी के लिए अपना इम्यून सिस्टम बनाना होता है, जो कि इस कोविड की सूरत में हमें समझ आया है कि जो हमने इम्यून बना ली है ना ब्राउन स्किन के लोगों ने, वही आज तक चल रहे हैं, वरना हमारा हाल भी वही होता है जो पूरी दुनिया का हुआ है, क्योंकि हमने बड़ा फाइट किया। और हम बाज़ में से तो बाज़ लोग ऐसे थे, मजदूर तबका, अगर हम उनकी बात करें, कोविड हुआ और ख़त्म भी हो गया, एंड दे इवन डोंट नो अबाउट दैट कि उनका इम्यून इतना अच्छा था। बच्चों के साथ हम कितनी ज़्यादती कर रहे हैं इस एतबार से? देखिए, बच्चों के साथ ज़्यादती बिल्कुल हो रही है। ये बहुत अहम बात आपने कही। दो तरीके, एक तो बच्चों को दूध पिलाया नहीं जाता, दूसरी बात ये कि कोल्ड ड्रिंक्स दिए नहीं, पर कैल्शियम जा भी नहीं रहा जिस्म में और निकल भी रहा है, जो अंदर है वो भी निकल रहा है। तो फिर आप ये बताएं कि जब वो बच्चा 30 से 35 साल का या 40 साल का, अगर तो वो फीमेल है, तो उसने उस बच्चों की पैदाइश भी होनी है, वो न्यूट्रिएंट्स भी जिस्म से ज़ाया होने हैं, खाना उसने कुछ नहीं है, थोड़ी सी अपनी फिगर को भी उसने रखना है कि मैं ज़रा ठीक रहूँ, खाएगी भी नहीं और कोल्ड ड्रिंक्स भी पिएगी, तो वो 30-35 साल में, स्पेशली फीमेल और मेल, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो क्या बनेगा। एक ज़माना था कि हम बूढ़े बंदों के जॉइंट रिप्लेस करते थे, जोड़ ख़राब बुढ़ापे की वजह से हो जाते थे, तो हम 50, 65, 60, 70 साल की उम्र में आधी उम्र गुजारने के बाद नी रिप्लेसमेंट के, चलो 10-12 साल जो इनके रह गए, वो अब 30 साल के लोग घुटने ख़राब करके आ रहे हैं। आधे पेशेंट जो मैं देखता हूँ दिन के अंदर, वो फीमेल ज़्यादातर, और वो 30 साल की होती है, या बच्चियाँ 16-18 साल की माएँ कहती ना जी दूध पीती है, ना कुछ खाना खाती है, बर्गर शवारमे खाती है। ठीक है, अब वो बर्गर शवारमे तो पता नहीं कहाँ से बन के आते हैं और क्या बन के आते हैं। आप घर में, ये तरबियत का मामला है, ठीक है, आप छड़ी लेके जैसे मर्जी ज़ोर ज़बरदस्ती से, अगर नमाज पढ़ाने के लिए मारने का हुक्म है तो खिलाने के लिए भी होना चाहिए। आप उनको दूध की आदत डालें। देखें, कोई भी खुराक, सो आप भी अपना एक ट्रेंड डेवलप करते हो, आप कॉफ़ी नहीं पीते, आप पीना शुरू कर दो, आपका दिल करेगा कि मैं पीऊँ, तो बच्चे को दूध की आदत डालें, बच्चे को अच्छी खुराक की आदत डालें। वो डालने का तरीका हर बच्चे का डिफरेंट होगा। माँ को पता है कि मैंने अपने बच्चे को कैसे डांट के समझाना है, ये आप उसकी अच्छाई के लिए कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं कि 50 साल की उम्र में भी वो जवान हो, वो ठीक हो, जवान है ना 50 साल का बंदा, 60 साल के बाद ओल्ड एज स्टार्ट होती है। अब 30-35 साल के बंदों के अगर हम गोडे चेंज करना शुरू कर देंगे, फिर हर 10-10 साल के बाद यही काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर फरक, आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि जवान जो है ना, देखिए हम 3-4 चीज़ें बड़ी कसरत से करने वाले लोग हैं आजकल। ज़्यादातर जो बच्चियाँ जिनको हड्डियों का मसला होता है या जो कमज़ोर होती हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है, डाइट।
और हम इस नौयत की और इस तरह की डाइट्स करते हैं कि ऑटोमेटिकली आप पतले तो हो जाते हो, स्मार्ट तो हो जाते हो, लेकिन आपके अंदर बाकी कुछ नहीं रहता। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा कोशिश ये करते हैं कि बस एक ही दफ़ा अगर हम जिम गए हैं तो सारी मशीन्स कर लें और अपनी बॉडी को इस काबिल ना छोड़ें कि नेक्स्ट कोई भी हम कोई काम कर सके, कोई एक्टिविटी कर सके या फिर अपने आप को दोबारा इस प्रोसेस में लेके आ सके। अब ये तो कॉमन चीज़ें हैं। अब हमारे जो बच्चे हैं सुबह सुबह उठकर बाजू का ऐसा फील होता है, मेरे छोटे बहन भाई जो है वो ये कहते हैं हड्डियाँ बड़ी एक ही जोरी होती हैं आपकी ना। जब बोन वीक होगी, जब बोन वीक होगी, जॉइंट और बोन दोनों वीक हो गए, कैल्शियम उनके अंदर नहीं है, विटामिन डी आप ले नहीं रहे, एक्सटर्नल सोर्स से भी नहीं ले रहे, तो अब होगा ये कि वो जल्दी थक जाएंगी। शाम को बिस्तर पे बच्चे लेटते हैं, कहते हैं मामा टांग, छोटे छोटे बच्चे 6-6 साल के टांगे दर्द करती, टांगे उठा उठा के मारते हैं। तो अब वो दवाई पे लग जाएंगे, उनको पैनाडोल पिला के सुनाना शुरू कर देंगी। मैं ये नहीं करेंगी कि कुछ लंबा सफ़र तय कर लें, उनको महीना 2 महीना अच्छी खुराक दूध दें ताकि वो कमी की पूरा, उनको पैनाडोल पिला के सुनाना शुरू कर देंगे। डॉक्टर फ़रक, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूँ, यहाँ पर ये बात भी ऐड कर रहे हैं कि जब बच्चे बहुत छोटी उम्र में बगैर किसी एक्टिविटी के थक जाते हैं तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है, मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को एड्रेस करें कि दे आर नॉट यूज्ड टू इट। बिकॉज आप सारा दिन एक बंद कमरे में उनको या लैपटॉप या उनको मोबाइल दे देंगे तो वो दे आर नॉट यूज्ड टू इट। हमें मिट्टी में खेलने की आदत थी, हम लोगों ने मिट्टी में खेला है, इसीलिए हम यूज्ड टू इस चीज़ के, चले भी जाएंगे तो हमें एलर्जी नहीं होगी। अब दे आर नॉट यूज्ड टू इट। इस सबसे बड़ी बात ये कि गेमिंग करेंगे 3-3 घंटे, आंखें ख़राब, छोटे छोटे बच्चों को ग्लासेस लगी हुई हैं, आंखों की नज़र की ऐनक लगी हुई है, और आप मिट्टी में खेल के जाएं, रात को कभी दर्द भी हो रही हो तो 2 थप्पड़ लगते थे, चुप करके सो जाओ, सुबह उठ के दूध पीना पड़ता था। अब उनको पैनाडोल पिलाएंगे, बच्चे की दर्द ठीक हो जाएगी। अब जो बड़ा होगा तो पैनाडोल से आराम तो नहीं आएगा उसको, फिर तो कोई बड़ी गोली खाएगा। सो मेडिसिन से बचना होता है, अपनी खुराक और एक्टिविटीज़ को ठीक करना होता है। अच्छा, हमने ना प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने एक बात की थी कि बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने हर चीज़ को प्लान करना है। बाज़ का ज़िंदगी में फौरी तौर पर रिस्क लेके सडन चीज़ें कर लो, अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन रिस्क लेने के साथ साथ प्लान करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वालिदैन हैं तो आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे करनी है, आपने उसको क्या, किस टाइम, किस तरह से आपने उसको परसीव, वो आपको इस तरह से परसीव करता है, आपकी एक्टिविटीज़ को परसीव करता है, आप उसे जो देंगे उस चीज़ की आदत सारी ज़िंदगी के लिए बन जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि आपको टिक मार्क करके एक प्लान बनाना चाहिए प्रॉपर्ली कि बच्चे को सारा दिन में किस टाइम क्या चीज़ अवेलेबल हो और क्या चीज़ अवेलेबल ना हो। लेकिन हम चूँकि इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमारा ये होता है कि हमारे बच्चे भी बस मसरूफ़ ही रहें ज़िंदगी में, वो उन चीज़ों से मसरूफ़ हैं, उन चीज़ों में मसरूफ़ हैं जहाँ पर सारी ज़िंदगी भी मेरे ख्याल से अब उन्हें निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की बात कर रहे हैं तो वालिदैन की बात करना, माँ की बात करना बहुत ज़रूरी है। हम गोश्तखोरी की बात कर रहे हैं, बात हमारी यहाँ से आगाज़ हुआ था इस टॉपिक का कि जो मसाइल गोश्तखोरी से आते हैं, चले वो तो अपनी जगह, ईद के एतबार से तो हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, लेकिन वालिदैन में माओ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस एज में ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ें या इस तरह का मील लें कि आगे जाके जो जनरेशन उन्होंने पैदा करनी है उस पर कितना असरअंदाज होती है ये चीज़। डॉक्टर साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि अभी छोटी छोटी बच्चों के मैदे ख़राब है, स्वेलिंग हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, और फिर आगे जाके ज़ाहिर बात है ये वो जनरेशन है जिन्होंने आगे जाके एक नई जनरेशन बनानी है, कितना नुकसान हो सकता है? ये बड़ा पॉइंट ऑफ मैं कहता हूँ कि इंटेंशन है कि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे, जैसे माओ की बात हो रही थी, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही थी कि जब हम छोटे थे, हम मतलब वेरी टीनेज, तो उसमें ये होता था कि अगर मैं सो जाता था ना तो जो वालदा होती थी ना, तो वो ज़बरदस्ती उठा के मुझे दूध पिला के उसके बाद वो मुझे सोने की इजाज़त होती थी। तो वो ज़रूरी होता था कि जी आपने ये एक काम, इसको समझा जाता था, एक ड्यूटी समझी जाती थी। यही बात है कि जो माँ है ना, उसकी एक ड्यूटी प्रोफेशनल भी हो सकती है, बट उसके घर की भी एक ये ड्यूटी है, और आपको आगे नेक्स्ट जो जनरेशन्स लानी हैं बेहतर कितनी हो सकती हैं, वो उसके लिए माँ का किरदार तो किसी सूरत वो इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। तो अब ऑब्वियसली जैसे फ़र्क साहब ने बताया कि जी कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, जैसे हमने कहा कि जी लाइफस्टाइल के अंदर जो है ना कैल्शियम की हमें वो प्रॉब्लम आ रही हैं कि हम उसको बजाय इसके कि हम बॉडी को इक्वलाइज़ करें और कैल्शियम का पूरा इंटेक हो, विटामिन डी का हो। अब वो चीज़ें, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ये माओ के लिए हैं जिन्होंने आगे बच्चे मतलब जनरेशन्स आगे बढ़ानी है, बच्चे पैदा करने हैं, उसके लिए माँ का सेहतमंद होना वो बड़ा ज़रूरी है। तो उसमें बेसिकली जो ज़्यादा चीज़ फील कर रहा हूँ ना, हमारे यहाँ अवेयरनेस का बड़ा फुकदान है। अब हम मेडिकल के लोग हैं, हम डॉक्टर हैं, हमारा जो काम है
जैसे जैसे हम हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, मरीज़ों को देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, इसी तरह मेरा ख्याल से कुछ ऐसा सोशल मीडिया को भी हमारे साथ, जैसे आपने आज हमें बुलाया, तो सोशल मीडिया को भी ज़रा डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि हम अपने लोगों को, अपनी आवाम को अवेयरनेस दे सकें। अब अनफॉर्चुनेटली जैसे हम देखते हैं इस दौर में भी जहाँ के सारे एजुकेशन का लेवल अच्छा हो गया, अवेयरनेस, सोशल मीडिया का रोल काफ़ी आ गया, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं दीवारों पे फ़लाना हकीम है, फ़लाना कोएक्स बैठा है, फ़लाना डिस्पेंसर बैठा है जो लोगों को अच्छा वो ट्रीट कर रहे हैं। अब हमें बड़ा वो अजीब सा लगता है कि जी एक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, लोगों और वो आवाम बजाय इसके कि डायरेक्ट अब उनके पास आए अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटीज़। इवन अब जो टाइम आ गया वो स्पेशलिटीज़ का टाइम आ गया। तो अब गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ये चाहिए कि ये चीज़ें जो, अगर आप चाहते हैं ना कि कल को हमारी नस्ल अच्छी है, बच्चे अच्छे आएँ, हेल्दी आएँ और पढ़े लिखे मतलब लेवल अच्छे हो जाएं, सेहत अच्छी हो जाए, उसके लिए जो है ना ये अवेयरनेस का होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात को बिल्कुल सेकंड करूंगी इस एतबार से कि हमारे पास मीडियम्स बहुत सारे जी हैं। हाँ। अगर स्क्रीन की बात करें, यहाँ से जो बात जा रही है, ये क्लिप कहीं भी अगर आपको नजर आए और ये एक टिप जो डॉक्टर साहब हमें दे रहे हैं वो अगर आपको क्लिक कर जाए, तो अब हम तो हर चीज़ को अब गूगल कर लेते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन अब हमारे पास क्लिप्स की सूरत में मौजूद है। अगर आपने डाइट करनी है उसके लिए आप यूट्यूब से क्लिप ले सकते हैं, अगर आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, कोई मसला है, कोई आपने ट्रीटमेंट लेना है, हर चीज़ डिटेल में आपके पास इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन इन मीडियम्स को हम यूज़ कैसे कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कंसल्टेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। प्लस हम आपको कहते हैं कि आपको सुबह बखैर, क्योंकि सुबह उठेंगे बखैर आफियत, अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो सारा दिन बेहतरीन गुजरेगा। ये सिर्फ उन लोगों को पता है जो सुबह उठते हैं। मुझसे कोई पूछो तो मैं बताऊंगी कि छुट्टी वाले दिन जब मैं सुबह 8 बजे उठ जाती तो मुझ पर क्या गुजरती है कि काश मैं भी उन लोगों की तरह सो सकूं 11-12 बजे तक, जो लोग सुबह उठते ही 1 बजे हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हम 2 बजे उठते हैं, 3 बजे नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना नहीं खाते। और ये बड़ी कॉमन बात है जो कि मैं अपने हर शो में करती हूँ। तो खुदारा इस चीज़ को रियलाइज़ करने की कोशिश करें कि सुबह उठने की आदत अगर एक दफ़ा आपने डाल ली ना तो ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। आधे मसले वैसे आधे दिन में आपके हल हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ। प्रोग्राम में अपने स्पॉन्सर्स की बात कर लेते हैं। खूबसूरत से ब्लू आर्टिकल जो है ये सहरिश सलीम का है। रिसेंटली दे हैव लॉन्च देयर अमेजिंग कलेक्शन और रिसेंटली इन्होंने लॉन्च किया इंस्टाग्राम पर। ऑनलाइन ब्रांड है, आप इनको इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हैं। आपके कस्टमाइज ड्रेसेस जो हैं वो भी आपके ऑर्डर पर बनाने जा सकते हैं। और मैं जब आर्टिकल लेती हूँ कोई भी किसी ब्रांड का, अगर मुझे वो लेने के बाद लगे इट्स मेड फॉर मी, तो वो ब्रांड मेरे लिए बेसिकली ब्रांड होता है। तो इनके जितने भी आर्टिकल्स मैंने अब तक लिए हैं, मैंने जो पहने हैं, मुझे लगा कि इट्स मेड फॉर मी, स्टफ अच्छा है, स्टिचिंग अच्छी है, स्टाइलिंग अच्छी है। सो इनको इंस्टाग्राम पर विजिट ज़रूर कीजिएगा सहरिश सलीम के नाम से। तो प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, ब्रेक में भी हमारी चीज़ें जो थी ना वो कैरी ऑन थी, हम डिस्कशन कर रहे थे। 2 मसले बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैं और ये आपको फौरी तौर पर क्लिक भी करेंगे। यूरिक एसिड का मसला प्लस कोलेस्ट्रॉल का मसला। अब ये दोनों चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा कसरत से एग्जिस्ट करती हैं। अब एज फैक्टर इसमें ख़त्म हो गया है। पहले हम कंसीडर क्या करते थे कि बड़ी एज के जो लोग हैं उन्हें ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अब हर एज के ग्रुप के जो लोग हैं उनमें ये चीज़ कॉमन है। इसकी वजूहत एक तो चले, अब तो ईद है, हमने ज़्यादती की है गोश्तखोरी की, लेकिन उसके अलावा क्या वजूहत हो सकती हैं? डॉक्टर अली आप इस पर एड्रेस कीजिएगा प्लीज़। कि अगर हम देखें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हम इसे एफिलिएट कर देते थे कि बड़ी एज के लोगों को उम्र के तकाजे हैं, ऐसा हो जाता है, लेकिन अब हर ग्रुप के लोग जो है वो दे आर सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन। वक्त के साथ लाइफ में जो चेंजेस आई हैं वो इन सारी चीज़ों की वजूहत में शामिल हैं। जैसे हमारे कोलीग्स पहले बता रहे थे कि इनिशियली जैसे उनकी अम्मी उन्हें सुबह उठाती थी, रात को या उठा के दूध पिला के सुलाती थी, भाग दौड़ सब कुछ था। अब हमारी लाइफ में सेडेंट्री पैटर्न ज़्यादा आ गया, यानी कि मोस्टली बच्चे देखें आप हर वक्त लैपटॉप तो खैर अब पुराना हो गया, अब तो मोबाइल भी ऐसे आ गए हैं जिसमें हर चीज़ आ गई है, तो उनकी मोबिलिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। अच्छा, हर चीज़ का हमेशा लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। ये नहीं होता कि आप आज आपने अचानक कोलेस्ट्रॉल खाना शुरू कर दिया तो कल आपका बहुत बढ़ गया, नहीं। बेसिकली आपके लाइफ पैटर्न आपको डिफाइन कर रहे होते हैं कि आप शुरू से कैसे लाइफ गुजार रहे हैं। जो सेडेंट्री लाइफ गुजारेगा अल्टीमेटली उसमें यूरिक एसिड लेवल, कोलेस्ट्रॉल और अदर इफ़ेक्ट्स
जो इनके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा ही आएंगे। अच्छा, जहाँ तक अब कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के बढ़ने का ताल्लुक है, तो बेसिकली तो ये दो तरह से ही बढ़ता है। तो जेनेटिकली बढ़ रहे होते हैं, दूसरा हमारी लाइफ पैटर्न या खुराक की Routine। वजह से बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो जेनेटिकली जो बढ़ रहे होते हैं वो तो साफ ज़रा फिर हमें मेडिसिन के ज़रिए कंट्रोल करने पड़ते हैं, लेकिन जो खुराक के ज़रिए बढ़ रहे होते हैं फिर हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपनी खुराक को चेंज करें। स्पेशली जो हमारे गुर्दे मसाने के जो मेडिसिन से फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं, स्पेशली उन पेशेंट में जिनको रीनल फेलियर हो चुका होता है। उनमें तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं ना प्रोटीन इनटेक की। प्लस हमारे में भी, चूँकि यूरोलॉजी में भी प्रोटीन इनटेक और यूरिक एसिड फॉर्मेशन, प्लस ऑर्थोपेडिक्स में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्थोपेडिक्स में वो हम सर बताएंगे आपको कि यूरिक एसिड लेवल किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, जबकि यूरोलॉजी में स्टोन फॉर्मेशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द स्टोन फॉर्मेशन बाय यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड को आप बिल्कुल लाइट नहीं लेने, ख़ास लेवल के बाद जब ये बढ़ता है तो स्टोन फॉर्मेशन मतलब अल्टीमेटली होता है। एक्सट्रीम पे जब एक चीज़ जाती है तो फिर वो रिवर्सिबल रहती नहीं है ना। तो अगर वक्त रहते आपको इस चीज़ को अंदाज़ा हो जाए या आप रियलाइज़ कर लें, तो वो रियलाइजेशन पॉइंट आपकी ज़िंदगी में किस एज पे, किस वक्त ख़तरे की घंटी बजे तो आपको फौरी तौर पर से कैटर कर लेना चाहिए। डॉक्टर वाजिद, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बीइंग अ डॉक्टर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर हम गोश्तखोरी कर भी रहे हैं, इट्स ओके, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल साथ साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्जियों का इस्तेमाल करके किस तरह से हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं? सिर्फ गोश्तखोरी इस चीज़ को ज़्यादा परवान चढ़ाती है या फिर कोई और मसाइल हैं? अच्छा, जहाँ तक तल्लक है यूरिक एसिड का, अगर हम उसको लें और साथ में गोश्त को लें, तो गोश्त जो है ना, रेड मीट जो होता है ना, उसमें यूरिक एसिड के चांसेस ज़्यादा होते हैं ज़्यादा बढ़ने होते के। हैं। अच्छा, जो सब्जियां हैं, सब्जियां भी कुछ ऐसी हैं जिसके अंदर यूरिक एसिड बढ़ सकता है, जिसके अंदर ये जो चौड़े पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, जिसमें पालक है, बंद गोभी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, इनमें यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। लेकिन एज ए होल अगर हम सब्ज़ी को देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी हेल्दी डाइट है, उसके हवाले से जो सब्ज़ी है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू रेड मीट जो है ना, वो सेफ़ है। तो सब्ज़ी का इस्तेमाल, सैलड का इस्तेमाल, इसमें आपके मैदे के अमराज भी कम होते हैं और एज ए होल आपकी बॉडी के ऊपर बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यूरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूँगा, उसमें जो है ना यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है, जैसे फ़ारूक भाई ने आपको बताया कि जी हड्डियों के ऊपर, और ये हमारी जो यूरोलॉजी यानी कि गुर्दा मसाना के जो अमराज है, उसमें यूरिक एसिड का बड़ा अहम रोल है। और यूरिक एसिड की वजह से जो स्टोन्स बनते हैं, स्पेशली वो किडनी से लेके मसाने तक के मुख्तलिफ़ तरह के जो एरियाज़ हैं बॉडी के अंदर, उसमें ये स्टोन फार्मेशन होती है। और ये स्टोन फार्मेशन, जैसे मैंने पहले बात की कि अनअवेयरनेस से हमारे यहाँ लोगों को बताया नहीं जाता। ये लोग ये स्टोन लेके फिरते हैं हकीमों के पास और क्वैक्स के पास। अल्टीमेटली क्या होता है कि उनका टाइमली इलाज नहीं होता और वो किडनी फेलियर के साथ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपको इंटरप्ट करके एक सवाल यहाँ पर ऐड करना चाह रही हूँ, जी। उससे ज़ात ही इसको एड्रेस कीजिएगा। हकीमों के पास भागते यकीनन इसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन उन लोगों को आराम कैसे मिलता है? हाँ, आप मुझे ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि मेरे अपने ख़ानदान के कुछ लोग ऐसे हैं जो दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज़ फ्रॉम लास्ट लाइक 15 ईयर्स। तो 15 सालों से दे आर गोइंग दैट हकीम, और वहाँ जाते हैं, वो काम हो भी रहा है, उनको शिफा भी मिल रही है। तो ये कौन सी टेक्निक्स होती है जो वो यूज़ कर लेते हैं, हमसे नहीं होती? हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, ये कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है, इसे हम कहते हैं काउंसलिंग। ठीक है। हमारे जो पाकिस्तान की आवाम है ना, इसमें जो काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है, जो हकीम, जो हम उतनी नहीं शायद कर सकते, जो हकीम बेहतर करते हैं हमसे, घंटों बैठ के। दैट इज़ साइकोथेरेपी। एग्जैक्टली। बेसिकली ये साइकोथेरेपी की वजह से हमारी आवाम जो है ना, वो एक बहु अजदाज से जो है ना, वो ये सिलसिला चलता आ रहा है कि बिल्कुल जी उनके ऐसे ही पास जाना, जी फलाना हकीम गया। अच्छा, एक मैं और अहम चीज़ आपको बताता हूँ, जहाँ तक स्टोन्स का ताल्लुक है। अब वो कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो कि छोटे लेवल के होते हैं, 6 mm 8 mm, जो बहुत कम होते हैं, या दूसरे नंबर पे जो यूरिक एसिड के स्टोन्स होते हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन का रोल है। हम इनको मेडिकली भी ट्रीट कर सकते हैं, एज के हम उसको इंटरवेंशन की तरफ जाएं, हम ऑपरेशन की तरफ जाएं, हम भी मेडिसिन से उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो वो क्या लेते हैं, एज के वही जो 6-8 mm के स्टोन्स होते हैं, जो नेचुरली भी पास हो सकते हैं अगर हम उसको टाइम दें, साथ में उनको थोड़ा पेन किलर या इस तरह की चीज़ें दें, तो वो नेचुरली भी पास हो सकते हैं।
तो वो क्या करते हैं कि जी कोई एक ख़ानदान का बंदा चला गया जी, उसने ये स्टोन 6 mm 8 mm का छोटा स्टोन था, वो गया, उसने उसको बड़ा अच्छे तरीके से काउंसलिंग की, उसको बिठाया, उसको आधा घंटा लगाया कि जनाब, तो वो नेचुरली पास हो गया। अब उनका बिलीफ एक बन जाता है कि जनाब मैं तो वो फलाने हकीम के पास गया था तो उसने दवाई थी और वो जो है ना मैं ठीक हो गया था। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखें कि वही लोग होते हैं जो हमारे पास किडनी फेलियर के पास साथ आते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं कि आप इतनी देर कहाँ रहे, वो फिर हमें बताते हैं कि जी हम फलाने क्वैक के पास थे, हम फलाने हकीम के पास जा रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, बस आप 2-4 महीने में आपका ठीक हो जाएगा, निकल जाएगा स्टोन, पास ऑन हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। फिर मतलब ये हम तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं ना ये चीज़ें। दूसरी ये बात है कि जो किडनी फेलियर है, जिसको मैं समझता हूँ कि यूरोलॉजी के लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए एज ए अवेयरनेस के तौर पे, कि यूरोलॉजी के वो अमराज हैं जिससे हम सारे ही आलमोस्ट ट्रीटेबल हैं। अगर हम टाइमली इंटरवेंशन करें, हम टाइमली उनको ट्रीट कर लें, तो वो खुदा न खास्ता ये जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है वो वहाँ तक ये नौबत ना जाए, ठीक है ना। अब हमारा जो हमें बड़ा दुख लगता है कि जब हम ओपीडी में बैठे देख रहे होते हैं कि एक पेशेंट प्रोस्टेट का है, एक पेशेंट स्टोन का है, ठीक है, ये पेशेंट हाइपरयूरेसीमिया का है, ये पेशेंट हमारे पास आ रहा है कि जी वो अब वो इस स्टेज पे आ रहा है कि वो एंड स्टेज पे चला गया, हालांकि वो अगर पेशेंट, हाँ अब कोई सोल्यूशन नहीं, अब सिवाय उसके डायलिसिस के या कल को रीनल ट्रांसप्लांट होना है, इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में और कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। और हमें लगता है कि अब एक प्रोस्टेट है, ये स्टोन्स हैं, अब हमारे पास इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है कि कैन यू बिलीव कि हम 99% जो ये ट्रीटमेंट्स हैं वो एंडोस्कोपिकली यानी कैमरा वर्क से करें। पेशेंट्स को कोई स्टिचिंग नहीं है, कोई वूंड नहीं है, किसी किस्म का कोई ऐसा उसको प्रॉब्लम नहीं है, आपको मल्टीपल मतलब प्रोसीजर्स से गुजरना नहीं पड़ता, सिंगल प्रोसीजर्स हैं, डे केस सर्जरी में आ गए, यानी सुबह आएँ, शाम को हम ऑपरेट कर मतलब 2 बजे ऑपरेट कर दें तो शाम को पेशेंट घर चला जाएगा या वेरी नेक्स्ट डे घर चला जाएगा और वेरी नेक्स्ट डे पेशेंट काम पे भी जा सकता है। अच्छा तो देखिए, इस लेवल की चीज़ें आसान हो गई हैं, जो कि आसान टेक्नोलॉजी ने बना दी है, जी। बट स्टिल हम बड़े ही कोई एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर हमें लगता है अब इसको डॉक्टर के पास ले जाए, चाहे 15 साल से आप हकीम से इलाज करा रहे हो या किसी जराही से इलाज करा रहे हो, एंड पे आकर आपने ये कहना होता है अब कुछ नहीं हो सकता, अब इसको डॉक्टर के पास ले जाए। तो भाई अब डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं तो कोई आज से कुछ चंद साल पहले जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे तब डॉक्टर से रिज्यू क्यों नहीं किया, तब कंसल्टेशन आपने कंसीडर क्यों नहीं की? ब्रेक पर जाने से पहले मैंने ये बात करने की कोशिश की कि बाजू का तो अपने डॉक्टर हम खुद बन जाते हैं, या सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, गूगल डॉक्टर। अब कंसल्टेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अगर किस चीज़ का रिव्यू हम देख रहे हैं, हमारा कोई रिश्तेदार कहीं गया, उसको वहाँ से शिफा मिल गई, तो इट डजंट मीन कि आपकी बॉडी या आपकी बॉडी टाइप वही है कि आपको वहाँ से आराम मिल सकता है। आपको अपना खुद एग्जामिन करना पड़ेगा, मतलब खुद अपने बारे में सोचें कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी बॉडी टाइप क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं आम डॉक्टर्स की जिनके पास अब पहले ही इस तरह की अमराज लेके चले जाते हैं कि पथरी हो गई है या मसाने का कोई मसला है या मैदे का कोई मसला है, तो हकीमों के पास तो हम जाते हैं। ये कॉमन गलती लोग जराही के पास जाकर भी करते हैं नॉर्मली। इस एतबार से आप क्या कहते हैं? देखिए, एक चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एक तरीका इलाज है, लोगों को उससे आराम भी मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर की कंसल्टेशन जो टेक्निकल पॉइंट्स है उसको कंसीडर करना कितना ज़रूरी है, ये हमारी आवाम आप नहीं जानती। ये बहुत अहम बात है। देखें, असल में बात ये है, गलत लोग भी नहीं है और गलत तरीका इलाज भी नहीं है। नहीं, अब बात ये है कि ये उस वक्त में तरीका इलाज मौजूद था जब शहर लाहौर के अंदर भी 10 डॉक्टर थे, जब छोटे शहरों में पाकपतन साहिवाल में डॉक्टर था ही कोई नहीं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, तो लोगों ने कहाँ जाना है, लोग इतना टूटी हुई हड्डी लेके कहाँ जाएंगे। Exactly. तो उस वक्त जो हमारे बुजुर्ग जो गांव में लोग काम करते थे, जिम्मेदार थे, उन किसी के भी कोई हड्डी वगैरह टूटती थी तो वहीं पे कोई एक बंदा इसको जोड़ना शुरू कर देता था, बांधना शुरू कर देता था। तो वो जैसी भी छोटी टेढ़ी मेढ़ी होती थी उसको बर्दाश्त करना पड़ता था। एक तो उसके बाद फाइनेंसिस नहीं होते थे कि उसको प्रॉपर इलाज करवा सके, दूसरा ये होता था कि वो जा नहीं सकता था किसी बड़े शहर में इलाज कराने और छोटे शहर में उसका वो डॉक्टर नहीं मौजूद होता था, तो वो लंगड़ा के चले ना चले, बिस्तर पे पड़ा रहे, तो ये उसकी मजबूरी थी। अब भी गुर्बत एक बहुत बड़ी वजह है इसके अंदर, और सबसे बड़ी वजह इग्नोरेंस, जहालत है। लोग उस डिफॉर्मिटी को, उस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहते हैं, टेढ़ेपन की हड्डी छोटी हो ना, टांग लंगड़ा के चलते रहते हैं। अब लाहौर के अंदर सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जन कई 100 हैं, हर शहर के अंदर ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। अब आप जिस तरह चोट लगने से पहले थे, अब चोट लगने के बाद, ऑपरेशन के बाद या जो भी तरीका इलाज के बाद इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की है
कि आप दोबारा उसी तरह हो सकते हैं, आप लंगड़ापन नहीं होगा, आपकी हड्डी छोटी नहीं, आप जितना काम पहले करते थे, जो मेहनत पहले करते थे, अब भी उतनी मेहनत करेंगे। लोगों के जहन में ये नहीं है। हाँ, हड्डी जुड़ जाती, हड्डी का काम है जुड़ना, अल्लाह ताला ने उसकी फितरत रखी है कि जुड़ना। काम ये है कि उसको वहीं पे जोड़ा जाए जहाँ पे वो टूटने से पहले थी, ताकि वो बंदा जो चोट लगने से पहले था वो चोट लगने के बाद भी उतना ही कारगर हो, उतना ही वो एक्टिव हो। ये चीज़ लोगों के जहन में नहीं। कहते हड्डी तो जुड़ गई, हड्डी जुड़ गई, उसने जुड़ना था, वो कहीं भी रख दो कि जुड़ गई, इसमें महारत जो हड्डी जोड़ की नहीं है, वो उसके तो फंक्शन उसका फितरत है, उसने जुड़ना है। बात तो ये थी कि वो आप उसके बाद उतने ही एक्टिव हों जितने आप चोट लगने से पहले थे। तो ये चीज़ें, अच्छा यूरिक एसिड की बात हो रही थी, सॉरी मैं उसमें एक बात बताना चाहता हूँ। आपके जॉइंट यंग बंदों के ख़राब करने की बड़ी वजह एक यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बॉडी में डिपॉजिट होते हैं, उनकी मुख्तलिफ जगह हैं, उनमें से जॉइंट्स एक जगह है, वहाँ पे ये क्रिस्टल्स सुई की मानद होते हैं। तो ये जब अंदर की कार्टिलेज होती है, सॉफ्ट बोन होती है, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो हमारे जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म होती जाती है, हम उठते बैठते, वॉशरूम में नीचे नहीं बैठ सकते, नमाज नीचे बैठ के नहीं पढ़ सकते, क्या जी घुटनों में दर्द होती है। इसको, और ये डायरेक्टली रिलेटेड है गोश्त के साथ। जो बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं उनका यूरिक एसिड बढ़ेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा तो फिर उनके जॉइंट्स ख़राब होंगे ही होंगे। अच्छा, आप जॉइंट्स की बात करें कि यूरिक एसिड की वजह से जॉइंट्स का मसला तो चले होता ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये यूरिक एसिड की मिकदार जब खून में ज़्यादा हो जाती है, उसके कितने एक्सट्रीम नुकसानात आपको हो सकते हैं लॉन्ग रन के लिए, इसका अंदाज़ा हमें नहीं होता। डॉक्टर, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि अगर हम इन चीज़ों को देखें तो लोगों को डराना मकसद नहीं है, लेकिन लोगों को तंबीह करना, ये बताना कि खून में यूरिक एसिड की अगर तादाद ज़्यादा हो जाती है तो कितने उसके नुकसानात हो सकते हैं आप पे? एग्जैक्टली ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब हम यूरिक एसिड को खून में मिकदार इसकी बढ़ जाने को कहते हैं हाइपर यूरेसीमिया। हाइपर यूरेसीमिया हो जाने से, जैसे डॉक्टर फ़ारूक साहब ने बताया, कि जिस्म का ऑलमोस्ट हर हिस्सा इससे मुतासर होता है, जिसमें गुर्दे हैं, जिसमें जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, इवन आपके मैदे के मसले हैं, जिगर के मसले हैं, आपके हार्ट के मसले हैं, आइज़ के मसले हैं, इवन ब्रेन में भी। तो ये आप देख लें कि अगर हम इसको सीरियस लें तो हम कितनी बड़ी बीमारियों के बड़े इस फुकदान से बच सकते हैं और कितना हम अपने आप को हेल्दी फील कर सकते हैं। अच्छा, यूरिक एसिड जब बढ़ता है फिर भी हम ये कहते हैं कि जनाब जो यूरिक एसिड से बढ़ रही हैं चीज़ें आप इनको अवॉइड करें। फिर हम साथ कहते हैं कि जब आप एक्सरसाइज भी करें, वॉक भी करें, अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करें, ये सारी चीज़ें। साथ में हम मेडिसिन का भी सहारा लेते हैं। तो इस एतबार से जो है ना, चूँकि कुर्बानी के हवाले से और ये रेड मीट के हवाले से बात हो रही है, तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक, अगर जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वे इस चीज़ को अपने माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लें कि रेड मीट इज़ वेरी डेंजरस, प्रोवाइडेड कि आप इसको ओवर मिकदार में ओवर ईटिंग करते हैं। एक जो हमारी नॉर्मल रूटीन की डाइट की ज़रूरत भी होती है यूरिक एसिड लेना और ये चीज़ें, अगर हम उस लिमिट्स में रहते हुए इसको हम लें तो हम बिल्कुल बेहतर रह सकते हैं, हम हेल्दी भी रह सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हम बच भी सकते हैं। अच्छा देखिए, अभी तो हम चले गोश्त खोरी की स्पेसिफिकली बात करें, बिकॉज रिसेंटली ईद गुजरी और आप बाज नहीं आ रहे, आप लोगों ने दिन रात बस गोश्त ही खा रहे और खाते चले जाना है। लेकिन इसके अलावा चले, आजकल तो ईद है, ज़्यादती हो रही है, इसका अंदाज़ा आपको भी है, मुझे भी है, लेकिन बिफोर दैट अगर बात की जाए तो किन चीज़ों की वजह से यूरिक एसिड, डॉक्टर अली आप इस हवाले से क्या कमेंट करेंगे कि गोश्तखोरी के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं जिसकी प्रैक्टिस हम पूरा साल करते हैं जिसकी वजह से खून में या फिर यूरिक एसिड की आपके अंदर ज़्यादा हो जाता है? देखिए, मैंने पहले भी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी थी कि यूरिक एसिड है या कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपने पहले कहा था। बेसिक काजेज दो ही हैं, एक तो जेनेटिकली अंदर हमारे को एंजाइम्स कुछ इस तरह इफेक्ट हो जाते हैं कि वो हाइपर यूरिसीमिया काज कर रहे होते हैं। दूसरा हमारी फूड हैबिटेट्स होती हैं। अब ईद के अलावा जिन लोगों में आप कह रही हैं बेसिकली या तो वो जेनेटिकली प्रोन टू फॉर्मेशन ऑफ हाइपर यूरिसीमिया होते हैं, और अगर नॉर्मल पीपल देखें दूसरे, स्पेशली जो हमारे शहर का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, गुजरांवाला वाले लोग जो गोश्तखोर ज़्यादा हैं, हमारे भाई हैं, तो उनमें भी ये आप देखेंगे प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। अच्छा, आम खुराक की अगर बात की जाए गोश्तखोरी के अलावा, जो मतलब हमारे ज़्यादा एज के घर के जो लोग होते हैं, कौन सी ऐसी खुराक ज़्यादा खाने से या कौन सी ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाने से यूरिक एसिड बढ़ जाता है? मैं वही तस्करा कर रहा था कि यूरिक एसिड लेवल जो है ना, बेसिकली प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स हैं। अब जो भी प्रोटीन रिलेटेड फूड्स होंगी आपकी, जिनमें समटाइम्स दालें भी शामिल हो जाती हैं और गोश्त भी शामिल होता है, जब उनकी एक्सेस मिकदार ले रहे होते हैं, प्लस उनकी मोबिलिटी
आपकी डिक्रीज हो जाती है, हर चीज़ डिफरेंट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो जाता है, एज के साथ ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी वजह से हमारे जो ओल्ड एज जो हमारे बुजुर्गान हैं, हमारे बड़े वालदैन चाचा वगैरह, इनमें ये यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। जिसकी वजह से वो उनके इफ़ेक्ट्स भी फील कर रहे होते हैं। अच्छा, स्टोन फॉर्मेशन मैंने वैसे ये जो बड़े एज हैं उनमें यूरिक एसिड वाले कम देखे हैं, क्योंकि ये अमूमन जल्दी एज में आते हैं। ऑर्थोपेडिक्स Early age। के, हाँ, ऑर्थोपेडिक्स के जो इश्यूज हैं ना, वो ज़्यादा आपको इस एज में नज़र आना शुरू हो जाते हैं इजीली, बल्कि आपको ज़्यादातर लोग उठते बैठते आपको पेन फील करवाते हैं। मेरे इवन पेरेंट्स बता रहे होते हैं, बेटा मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, तो जब उनका यूरिक एसिड लेवल करवाते हैं तो वो काफ़ी हाई होता है, फिर उनको ट्रीटमेंट वगैरह शुरू मतलब ये करवाते हैं। रियलाइजेशन पॉइंट एटलीस्ट आपको ना इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें या सिम्टम्स आपको बताया जाए कि अगर आप इसको रियलाइज़ करें तो इट्स मीन कि यूरिक एसिड की मिकदार आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई है। उसका कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है, वो गोश्तखोरी है या एक्सवाइज़ी आपकी रूटीन है या आप जो खुराक ले रहे हैं। लेकिन कब रियलाइज़ किया जा सकता है डॉक्टर फ़ारूक, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सॉरी डॉक्टर वाजिद, कि आप इन चीज़ों को किस तरह से रियलाइज़ किस पॉइंट पर कर सकते हैं? यंग एज की बात करें, अपने वालिदैन को आपको भी उतना ही ऑब्जर्व करना था, बिकॉज आपने उनको देखना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें इनको घर में हम इस्तेमाल करें तो यूरिक एसिड को कम कर सकते हैं, प्लस रियलाइजेशन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अच्छा, इसमें जो रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये डिपेंड करता है कि यूरिक एसिड ने बॉडी के किस हिस्सा को मुतासर किया। ठीक है। अच्छा, जिसके अंदर जैसे फ़ारूक साहब बता रहे थे कि जी हड्डियों के अंदर दर्द, जॉइंट्स के अंदर दर्द, पेशेंट्स के अंदर जो है ना वो एक्टिवनेस ख़त्म होती जाती है, वो पेन Laziness फील आ करता है, जाती है। लेजीनेस फील करता है, वो उठते बैठते वो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करता है। तो उस सूरत में तो हम कहते हैं कि जी वो हड्डियों का या वो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि मेरा शोबा भी है कि यूरोलॉजी, उसके अंदर जो पेशेंट है वो पेन के साथ आता है, उनको लंबर यानी फ्लैंक पेन होती है और स्टोन बन जाते हैं, फिर उसके बाद या इवन सिंपल जो है ना उसके साथ इन्फेक्शन ऐड हो जाती है, फिर वो लंबा एक यूरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें आती हैं। अच्छा, उसके अलावा डिपेंड करता है, लीवर के इश्यूज़ हो गए या हार्ट के इश्यूज़ हो गए, तो फिर वो डिफरेंट सिम्टमटोलॉजी होती है, जिसके अंदर चेस्ट पेन हो सकती है, उसको उठने बैठने में प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया। तो ये मुख्तलिफ इसका जो एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है हाइपर यूरेसीमिया का। तो बाकी जो है ना बेसिक वही बात आ जाती है कि जब ये चीज़ें होती हैं तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो इंशाल्लाह वो आपको उसके अकॉर्डिंगली देख लेगा कि इसको कौन सा हिस्सा इसमें मुतासर हो रहा है या उसका कौन सा रेमेडी हो मतलब सकती है। अगेन बात सिर्फ तो ये कि कंसल्टेशन सॉरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हाँ इस जी, एतबार से। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि हमारा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल। Yes। हमारे यहाँ जो लाइफस्टाइल जो है ना वो सीडेंटरी, जैसे अली साहब ने फरमाया कि वो होता जा रहा है कि हम अपने लिए टाइम हमारे पास है ही नहीं। जो हम बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेशनल लोग हैं, हम सिर्फ वो एक मशीन की तरह काम पे लगे हुए हैं। हमें वॉक करना, हमें रेस्ट करना, हमें अपने आप को टाइम देना, वो अब ज़रा कम होती जा रही हैं चीज़ें। अगर हम अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अंदर सुबह मॉर्निंग वॉक, जैसे आप माशाल्लाह सुबह उठती हैं और टाइम से आके अपना मॉर्निंग शो करती हैं, तो ये एक हैबिट है, हैबिट डेवलप करना। वो लोग जो आप देखेंगे कि जो सुबह 3-4 बजे सोते हैं और 2 बजे उठते हैं और वो नाश्ता कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर आपको ये चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी। वो कभी फ्रेश आपको नहीं मिलेंगे, उनको वही बॉडी एक्स और वो प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे। फिर वो चूँकि वो तो हमारा स्टेटस भी थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है उसके अंदर, तो उसमें फिर वो डिफरेंट मेडिसिन भी ऑटोमेटिकली खा रहे होते हैं। अच्छा, वैसे ना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बहुत कंसीडर करने वाली बात है इस प्रोग्राम पे। अपने प्रोग्राम को पूरे को मैं कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, ये बहुत मैटर करता है। थैंक यू सो मच फॉर यू, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। इस नोट पर आज के प्रोग्राम को ख़त्म कर लेते हैं कि बनाएं एक लिस्ट। और मैं आपसे ये पूछती हूँ, ये सवाल है कल के लिए आपका, कि आप एक लिस्ट बनाएं कि ऐसी कौन सी ज़िंदगी में 5 अहम चीज़ें हैं कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो यकीन करिए उन 5 चीज़ों में आपका नाम कहीं भी नहीं आएगा। मतलब ये कि आप खुद से मोहब्बत नहीं करते, खुद की सेहत का ख्याल रखेंगे, खुद से प्यार करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे तो ज़िंदगी को ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इसी थॉट के साथ अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।